सुल्तान मंजिल में इस वक्त शम्स सुल्तान के कमरे में जाओ तो एक हशर बरपा था। सफ़ीर सुल्तान सादा टी शर्ट और ट्राउज़र में खड़ा अपने बाप के सामने चीख चिल्ला रहा था। फौवा बेचैनी से उन दोनों को देख रही थी। महर किसी खामोश तमाशाई की तरह कोने में खड़ी थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। बाखुदा मुझे यकीन नहीं आ रहा। आपने उस उमर हयात को मेरे मुकाबले में खड़ा कर दिया। उसकी इतनी औकात है, उसकी इतनी जुर्रत। शम्स कोई जवाब दिए बगैर अपने मोबाइल की स्क्रीन को अंगूठे से ऊपर नीचे कर रहे थे, यूं जैसे सफ़ीर की सारी बकवास कह रहे हम हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ डैड। मुझे जवाब दीजिए। आपने उसे मेरे मुकाबले कैसे खड़ा किया? वो पहले से ज़्यादा बुलंद आवाज़ से फनकारा। उसने मेरी मंगेतर के साथ अफेयर चलाया, उसे एक्सप्लॉइट किया। शादी के दिन उसे लेकर गायब हो गया। मैं सारे शहर में जलील बदनाम हो गया। उसकी वजह से हमारी सारी फैमिली सफ़र कर रही है और आपने उसे हमारे ऑफिस में जगह दे दी। उसका चेहरा सुर्ख था और तनफ्फुस तेज। वो बोलते बोलते हाम क्या था, लेकिन शम्स के सुकून में रति बराबर फर्क नहीं आया। आप मुझे जवाब नहीं देंगे है ना? लेकिन याद रखिएगा, सफ़ीर सुल्तान को अपने इंतकाम लेने आते हैं। मैं उसे कल सुबह धक्के देकर ऑफिस से निकाल दूंगा और आप ये तमाशा देखिएगा। वो उंगली उठाकर उनको वार्न करते हुए बोला, फिर महर का हाथ पकड़ा और दरवाजे से बाहर जाने लगा। जब शम्स की आवाज़ पे वो जैसे बर्फ का मुजस्मा बन गया। तुम ऐसा नहीं करोगे सफ़ीर सुल्तान, और अगर किया तो सारी दुनिया जान जाएगी कि अपने सगे ताया को कत्ल करने वाले तुम खुद हो। सफ़ीर के हाथ से महर का हाथ छूट गया। फरवा ने मुंह पे हाथ रख लिया। महर ने आगे बढ़कर फ़ौरन दरवाज़ा बंद किया। उसके लब बेयकीनी से वाह हुए। वो शाकी आंखों और लरसते जिस्म के साथ मुड़ा। मैं जानता हूँ, उस रोज़ तुम अस्पताल गए थे और तुम मेरे भाई के ऊपर चीखे चिल्लाए, और उसके बाद तुमने ना जाने क्या किया कि मेरे भाई को दोबारा हार्ट अटैक हुआ और वो मर गए। कह दो ये झूठ है, झुठला दो मेरी बात। वो उसके मुर्दा चेहरे पे नजरें गाड़े इस्तसाइया से मुस्कह रहे थे। सफ़ीर के जिस्म में कोई हरकत न हुई। वो बस साकित सुन सा खड़ा रहा। शम्स आगे आए, अपने दोनों बाजू सफ़ीर के कंधे पे रखे। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ सफ़ीर। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो आदमी उमर, वो मुझे विक्टिम कम विलन ज़्यादा लगता है। वो जितना ज़मीन के बाहर है उतना ही अंदर है। उसकी आंखों में हमारे लिए शक है। वो मुझे भाई का परतू लगता है। वो फारिग रहेगा तो उसका दिमाग हमारे खिलाफ चलेगा। मैंने उसे मसरूफ़ कर दिया है ताकि उसका दिमाग हमारे हक में चले। वो संजीदा लहजे में कह रहे थे। नरमी अब भी मकफूत थी। सफ़ीर ऐसे खड़ा था जैसे कोई बर्फ का मुजस्मा, सफ़ेद, बेजान। तुम एक कत्ल करो या 1,000, लेकिन मैं तुम्हें हर दफ़ा बचाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो। हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, नफ़रत है, लेकिन ताल्लुक़ भी है। मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम्हें मुझे ऐसा करने देना होगा, क्योंकि दूर कहीं मुझे लगता है उमर हमारा कहर है। वो जिंदा है तो हमें मार देगा। वो 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 शम्स कुछ कह रहे थे। सफ़ीर कुछ सुन रहा था, लेकिन फरवा को शम्स के आखिरी अल्फाज किसी और वक्त किसी और दौर में ले गए थे। ये उन दिनों की बात है जब नगीन सुल्तान के तलाक को 1 माह हो चुका था। वो किसी से मिलती थी, ना बात करती थी। महर मुकम्मल तौर पर फरवा और हसीना के रहमो करम पे आ चुकी थी। इस वक्त भी फरवा महर को अपने कमरे में अपने बेड पे सुलाए बैठी थी। फिरोजी रंग के लंबे पैरों तक आने वाले लॉन के जोड़े में मलबूस बालों को चेहरे के अतराफ में गिराए वो महर के नन्हे हाथों से खेल रही थी जब उसे कमरे की चौखट में नंगीन आकर खड़ी हुई। नीले सादा कॉटन के लिए सूट में मलबूस बालों की सादा चुटिया बनाए उसका हुस्न सोगवार था। वो ऐसी हसीन औरत थी जिसे देखने के चंद दिनों बाद भी तुम उसके शहर से नहीं निकल सकोगे। फरवा ने ज़रा की ज़रा नज़र उठाकर उसको देखा, फिर वापस अपने शुगल में मशगूल हो गई। नगीन छोटे छोटे कदम लेती उससे करीब आकर रुकी। मेरा बेटा कैसा था फरवा? उसे एक अजीब लहजे में सवाल किया। बेकरारी बेबसी क्या था जो उसके लहजे में नहीं था? वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा था, बुलंद बख्त वाला। वो मिट्टी को छूकर सोना कर सकता था। फरवा सर उठाए बगैर बोली। उससे मुझे पहले ही दिन खौफसदा कर दिया था। साहिर था, वो सहर करता था। नगीन की आंखों से आंसू टूटकर गिरने लगे। तुमने उसके साथ ऐसा क्यों किया? वो आंसुओं के दरमियान बोली। मैं मजबूर थी नगीन। वो यहाँ रहता तो गालिब रहता, सब कुछ उसका होता। तख्त, बख्त, मोहब्बत, चाहत। मैं कैसे उसको सब कुछ लेने देती? वो खाली खोखली आंखों से नगीन को देख रही थी। वो अब कहाँ होगा? क्या वो जिंदा होगा? वो मर गया होगा,
अब तक तो मर ही चुका होगा। नगीन के दिल को कोई मुट्ठी में जकड़ रहा था। उसने आंखें उछली। अब उनमें कोई आंसू नहीं था। वो मेरा बेटा था फरवा, जिसे तुमने कचरे पे फेंक दिया। उसका लहजा हल्का था, बिल्कुल हल्का। तुमने कहा वो शैतान है। मैंने उसे 9 माह कुरान सुनाया था। वो शैतान कैसे हो सकता था? मैंने 9 माह उसकी बुलंद बख्ती की दुआएं की थी। वो जहाँ रहेगा हुकूमत करेगा। तुम देखना, तुम कहती हो वो मर गया है। अब की नगीन का लहजा भारी था, सरप लगाने जैसा। फिर दुआ करना वो मर ही गया हो, क्योंकि अगर वो जिंदा रहा तो तुम्हें जीने नहीं देगा। खुदा उसे तौफीक दे कि वो अपने हाथों से तुम्हारा गला घोंटे। वो हिकारत से कहती वापस चली गई। पीछे फरवा ने हनूर से सर झटका था। "हम्म, हुकूमत करेगा, वो भी उस कुरान पढ़ाने वाली के घर।" उससे अपना ध्यान दोबारा महमा की जानिब मबसूल करवा लिया। यहाँ हाल में उसके सामने उसका शौहर और बेटा खड़ा था। उन दोनों को अलग अलग तरीकों से जान का खौफ लाहक था। वो एक को खौफ की मौत मार रहा था और दूसरे को जिल्लत की। वो फरवा को अपने अजीज़ों की बेचैनी की मौत मार रहा था। वो वापस आ गया था और अब वाकई जीने नहीं दे रहा था। उमर हयात रात के इस पहर एक बिल्डिंग के पोसीदा फ्लैट के कमरे में बैठा था। उसके सामने एक नर्स बैठी थी, वही मसीह नर्स जिससे उमर के एक्सीडेंट की रात हाले को इंजेक्शन लगाया था, और वही नर्स जिससे फरवा और महर के सामने हाले से उसके शोहर के मुतालिक पूछा था। उसके आंसू बह रहे थे। वो घबराई हुई और परेशान मालूम होती थी। मैं सच कह रही हूँ उमर साहब, मुझे मिसेस सुल्तान ने कहा था वो फुटेज और अस्पताल का इजाज़तनामा मैं उनको दे दूँ, वरना वो मुझे कहीं का नहीं छोड़ेंगी। वो 1000 दफ़ा बोली गई बात एक बार फिर दोहरा रही थी। उमर ने कनपट्टी को उंगलियों से मसला। कोई एक सिरा नहीं था जो हाथ आता हो। वो उठा और बाहर निकल आया। अगले कुछ वक्त में वो लैल के घर पे था। लंबे सोफे पे लैल और सरदार बैठे थे। उनकी दाईं तरफ रखे सिंगल सोफे पे निशा बैठी थी। सोफों की सेध में ज़रा फासले पे एक स्टैंड पे वाइट बोर्ड लगा था, जिस पे उमर हयात कुछ अहम नकात लिख रहा था। वो कुछ सोच रहा था, कुछ समझा रहा था, लेकिन उसके सामने बैठे दोनों लोग इस वक्त गौर करने के बावजूद कुछ समझ नहीं पा रहे थे। बोर्ड पे एक सतर लिखी थी, जादू उसकी मंशा नहीं मजबूरी थी। तुम दोनों को इस लाइन का क्या मतलब समझ आता है? उससे बारी बारी उन दोनों को देखा। निशा उन सबसे बेनियाज थी, जैसे यहाँ मौजूद ही ना हो। सरदार ने निहायत कड़वा मुंह बनाकर उमर को देखा। भाई, मुझसे ये पूछ कि गाड़ी के स्पेयर पार्ट्स कहाँ से कितने में मिलेंगे, इंजन कैसा हो और गाड़ी में कौन सा फ्यूल डालो तो गाड़ी अच्छी सेहतमंद रहेगी। ये मुझसे जादू टोने की बातें क्यों कर रहा है? उमर ने बाकायदा हाथ उठाकर उसको लानत दी थी, जिसे सरदार ने सर के खम से वसूल किया था। अब के उससे लैल को एक उम्मीद से देखा। लैल ने कंधे उचकाए। एल्फा, मुझसे पूछो कि किस मिनिस्टर की कितनी बीवियां और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं। शहर में कौन किसकी जासूसी करवा रहा है, किसके अकाउंट में कितने पैसे हैं, कौन अपनी बीवी और कौन अपने शोहर को चीट कर रहे हैं। ये मुझे किन कामों में घसीट रहे हो? मेरा बाप बांग्लादेश से बस आया ही था, वहां से कुछ जादूगरी की डिग्री नहीं ली थी। उमर ने गहरा सांस लेकर रुख मोड़ लिया। काफी देर तक खामोशी छाई रही। थोड़ी देर बाद लैल की आवाज़ समातों से टकराई। उमर, हो सकता है फरवा ने ही वो सारी तस्वीर ली हूँ और भेजी भी हूँ। लैल उसको देखते हुए कह रही थी। ये उन तस्वीर के बाबत बात हो रही थी जो सफ़ीर को उसके निकाह वाले दिन मौसूल हुई। मैंने फरवा की कॉल रिकॉर्डिंग्स निकलवाई हैं। वो फ़हीम से कह रही थी कि उसने वो तस्वीर नहीं भेजी। उमर बोर्ड पे लिखी सतर पे नसें जमाए कह रहा था। जैसे फरवा तो हाफजे कुरान है ना, वो झूठ तो बोल ही नहीं सकती। सरदार ने नाक से मक्खी उड़ाई। उमर ने जवाब नहीं दिया। वो संजीदा था और पुरसोच भी। जब लैल कुछ याद आने पे बोल उठी। वो रेस्टोरेंट, वो तो काफ़ी महंगा है ना? जाहिर है वहाँ जाने के लिए पहले से रिजर्वेशन करवानी पड़ती होगी। क्या तुमने 15 अप्रैल की लिस्ट देखी? देख चुका हूँ, उसमें कुछ खास नहीं है। एक रिजर्वेशन सफ़ीर की जानिब से है और दूसरी हाली की जानिब से। वो अब भी उस सतर को घूर रहा था। लेकिन हाले भाभी तो सफ़ीर के साथ ही गई थी ना, तो उससे अलग रिजर्वेशन क्यों करवाई? अब के सरदार ने सवाल किया था। पूछा था मैंने। वो कहती हैं उन्होंने नहीं करवाई, ये हसन की शरारत होगी। वो अक्सर उसके नाम से रिजर्वेशन करवाता रहता था, फिर अपने दोस्तों को खाना खिलाने ले जाता था। अगर सीसीटीवी मिल जाता तो शायद काम आसान हो जाता, लेकिन उस रेस्टोरेंट की सीसीटीवी में कोई वायरस आ गया था और उन्होंने सारी फुटेज डिलीट कर दी है। मैंने आसपास की बिल्डिंग से भी पता किया है और उनकी फुटेज देखी है। वो फुटेज बस दखली दरवाजे की है, लेकिन कुछ भी काबिले गौर नहीं था।
सब नॉर्मल है। तुम इस सब के पीछे क्यों पड़ रहे हो? उमर, तुम अस्पताल जाओ और वहाँ से सुराग ढूंढो। हमें मिराज सुल्तान का मर्डर केस हल करना है, हाले का अगवा नहीं। लैल झुंझला गई। उमर ने एक नज़र उसको देखा, फिर वापस अपनी जगह पर आकर बैठा। चीज़ें वहीं से ठीक होती हैं जहाँ से खराब हुई हों। ये तीसरा इंसान जो मिसिंग है, जो सारी गेम उलट रहा है और जो खुल्लम खुल्ला मुझे चैलेंज कर रहा है। उससे कनखियों से बोर्ड पर लिखी सदर की जानिब इशारा किया। मैं इसकी गर्दन तक पहुंचे बगैर जज साहब के कत्ल का मामला हल नहीं कर सकता। वो अपने मोबाइल पे कुछ टाइप करते हुए बोला था। अगर तुम्हें इस मामले को हल करना है तो इस कहानी के विक्टिम को साथ बिठाकर करना होगा, क्योंकि कहानी को जितना विक्टिम समझ सकता है इतना कोई नहीं समझ सकता, और कहानी की विक्टिम हाले है। सरदार ने हर लफ्ज़ पे जोर देकर कहा था। इस कहानी का सबसे बड़ा विक्टिम मैं हूँ, और मुझसे ज़्यादा इस कहानी को कोई नहीं समझ सकता। वो बेजारी से कहकर मोबाइल कान से लगाए दूसरी जानिब जाती घंटी सुने क्या। कॉल अटेंड हो गई थी। उसे छूटते ही सवाल किया। जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी थी। इस बात का मतलब क्या हुआ? अपने बेड पे आड़े तिरछे सोए बड़े हसन ने बामुश्किल आंखें खोल रखी थीं। मेरा बाप हैरी पॉटर की सीक्वल का डायरेक्टर नहीं था। बंद करो फोन। वो नींद में बड़बड़ाया। ए, बको मत, टॉपर हो तुम, इतने जीनियस हो, इतनी सी बात का नहीं पता। उससे खुरका था। तुम भी तो खुद को जूनियर न्यूटन कहलवाते हो। बातें ऐसी करते हो कि अरस्तु सदमे से मर जाए। खुद हल क्यों नहीं कर लेते? वैसे हाले से पूछ। टू टू इस आवाज़ के साथ कॉल कट गई। साल में 4 सप्लियां लाती है इसकी बहन, उससे पूछ लो। वो चलकर बोला। अब उसकी उंगलियां कोई और नंबर डायल कर रही थीं। घंटी बजी और कॉल पिक कर ली गई। जादू उसकी मंशा नहीं, मजबूरी थी। इस बात का क्या मतलब हुआ? बेसार लहजा। अस्पताल के बेड पे लेटे हारून शाहिद की आंखों में एहसास था। मदर गोथल मेरी माँ थी ना, और एल्सा मेरी बीवी। मुझे क्या पता ये क्या बकवास है? हाले से पूछ। उमर ने एक बार फिर जोर से बटन दबाकर कॉल काटी। उसके चेहरे पर भरमी और बेसारी वासिया थी। एक इल्म वाले के लिए निरी मौत थी कि उससे कोई सवाल न हल हो पा रहा हो। उसने अपनी चीज़ें उठाईं और दरवाज़ा जोर से बंद करता बाहर निकल गया। लैल और सरदार उसको जाते हुए देखते रहे। शायद उमर हयात भूल गया था कि हर इंसान का इल्म मुख्तलिफ होता है। अगर रियासी के तालिब इल्म से उर्दू अदब का सवाल पूछोगे तो ये निरी ज़्यादती थी। शायद वो खुद से और लोगों से गलत वक्त पे गलत सवाल पूछ रहा था। लेकिन फिर सही इंसान कौन था? अस्पताल का प्राइवेट वार्ड इस वक्त एक अजीब से मनहूसियत में डूबा हुआ था। बाहर फैली सियारात के बरक्स अंदर सफ़ेद उजली रोशनियां फैली थीं। खिड़की के पर्दे हटे हुए थे और सारा शहर वहाँ से साफ नजर आता था। कराची शहर दिन के उजाले में जितना भी शोर करता गंदगी से भरा हुआ नजर आता हो, लेकिन जैसे कराची की खूबसूरती देखनी थी वो रात के अंधेरे में इस शहर के उजाले देखे। आंखों को खीरा और अंदर के अंधेरों को मिटाते उजाले। खिड़की के पास एक सुनहरी आंखों वाला मर्द खड़ा था। उसके हक में पेट पे तकियों के सहारे बैठी हुई उसकी बहन भी थी। आप चाहते हैं मैं एक बार फिर जिल्लत झेलूं? आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं भाई? वो यासत से कह रही थी। उसकी सब आंखें अंदर को धुंसी हुई मालूम होती थीं। बाल बेजान, हुश और चेहरा खंडर। मर्द ने मुड़कर नहीं देखा। वो उसी तरह रोशनियों पर नजर जमाए खड़ा रहा। मैं तुम्हें जिल्लत से बचा रहा हूँ नीरू, तुम्हें भी और अपनी मरी हुई माँ को भी। तुम आज़ाद हो, चाहे इस रिश्ते के लिए इनकार कर दो, लेकिन ये जिल्लत ढकी छुपी थी। आने वाली जिल्लत सारी दुनिया देखेगी। क्या फिर खुद से नज़र मिला लोगी? उसकी आवाज़ ठंडी थी, बेलचक, बेतासुर। पीछे बैठी सब्ज आंखों वाली लड़की की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। उसकी हिचकियां सारे कमरे में गूंज रही थीं। मैं क्या करूं भाई, कहाँ जाऊं? मेरे पास अब कुछ नहीं है। पैसे का कोई इख्तियार नहीं है। जाने को कोई जगह नहीं है। मुंह छुपाने को कोई कपड़ा तक नहीं है। मेरे नसीब में ऐसी जिल्लत क्यों है? वो अब बुलंद आवाज़ में चीखने लगी थी। उसके भाई ने गोया कान लपेट लिए हों, आंखें बंद कर ली हों। उससे वाकई आंखें बंद कर रखी थीं। वो अपनी बहन की बात सुन रहा था या नहीं, लेकिन उसके लब पे आवाज़ हिल रहे थे। अल्लाह उन्हें गौरत करे। आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हैं। याकूत ने मेरे साथ जुल्म किया है। उसको जान से मार दे। अगर ज़रा भी गैरत है तो उसको मार दे या फिर मुझे मार दे, लेकिन मेरी उससे शादी ना करवाएं। ये जुल्म है, खुदा के लिए ये मत करें भाई। वो पूरी तरह रोते हुए हिच्चियों के दरमियान कह रही थी। अल्लाह उन्हें गौरत करे।
वो फिर से बड़बड़ाया, मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं खुद को मार डालूँगी, मैं सारी दुनिया को आग लगा दूँगी। ये कैसे लोग हैं? अल्लाह अल्लाह, कैसे लोग हैं ये? मरी हुई औरतों को भी नहीं बख्शते। वो हंसियाने अंदाज में चिल्लाते हुए अपने बाल नोच रही थी, अपने चेहरे पे जोर जोर से थप्पड़ मार रही थी। नू अब भी नहीं मुड़ा। वो किसी बर्फ के मुजस्मे की तरह साकिन खड़ा रहा, आंखें बंद किए बड़बड़ाते हुए। अल्लाह उन्हें गौरत करे। अब के वो उठी थी, पागलों की तरह चिल्लाते हुए उससे अपना सारा बिस्तर नोच डाला। मैं ये शादी नहीं करूँगी, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं कभी भी माफ़ नहीं कर दूँगी। उस पे कोया जुनून सा तारी हो चुका था। उससे आज नूह का लाया हुआ खाना फर्श पे फेंक दिया, ड्रिप स्टैंड को जोर से ज़मीन पे दे मारा, खुद फर्श पे जैसे सी गई। अल्लाह उन्हें गौरत करे। सरगोशी अब भी जारी थी, आंसू उसकी आंखों से भी बह रहे थे। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। याकूत मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? मैंने उससे मोहब्बत की थी। मैंने तो हमेशा उसका अच्छा चाहा। वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? वो अब अपने हाथ ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन पर मार रही थी। अपने बालों को मुट्ठी में दबोचे वो आज खुद को ख़त्म कर देना चाहती थी। उसने उसे जुनूनी अंदाज में फ़र्श पे गिरी खाने की प्लेट उठाई और अपने सर पे दे मारी। पतला खून एक लकीर की मानिंद उसके सर से बहना शुरू हुआ और फिर भल-भल फ़र्श पे गिरने लगा। नूह मुड़ा और अपनी सुर्ख आँखों से उस लड़की को देखा जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत की थी, जिसे सबसे ज़्यादा चाहा था। वो उसके लिए बेटियों की तरह थी। वो फर्श पे बेदम होकर गिर पड़ी थी। वो छोटे-छोटे कदम लेता हुआ आया और उसके पास बैठ गया, फिर झुककर उसे अपने बाजू में उठाकर बेड तक लाया। वो खुद को छुड़वा रही थी, उसकी पुश्त पे थप्पड़ मार रही थी, लेकिन वो बस चुप था। उसके लब सरगोशी करना बंद कर चुके थे। नूह ने उसे बेड पे बिठाया और फिर उसी खामोशी के साथ अपने सीने से लगा लिया। अल्लाह उन्हें गौरत करेगा। उसे तसल्ली दी, लेकिन वो नहीं सुन सकी। वो बेहोश हो चुकी थी। नूह ने उसे नरमी से वापस लेटा दिया, फिर ज़रा फांसे पे रख के फर्स्ट एड बॉक्स को ले आया। अब वो उसके सर का जख्म साफ कर रहा था और फिर से दोहराता जा रहा था। अल्लाह उन्हें गौरत करे। बाहर पहली तारीख रात आज पहले से ज़्यादा तारीख लगी थी। फजर की अज़ानें बाजी हो चुकी थीं। सूरज ढका छुपा सा कहीं से नजर आ जाता था। अपना मुकम्मल दीदार फ़िलहाल उसे ममनू करार दे रखा था। ऐसे में उमर हयात के बंगले की छत पे आऊँ तो हाले सुल्तान खेती रंग के ढीले ढाले कुर्ते शलवार में मलबूस, बालों को खुला छोड़े अपने आगे मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन रखे बैठी थी। यूं कोई थाल नुमा प्लेट हो गई। भूरे बाल शानों से ढलक ढलक कर आगे को गिर रहे थे। उसके आगे 5 बड़ी-बड़ी मिट्टी की प्लेटें रखी थीं। साथ बड़े से बर्तन में अनाज के दाने और टूटा चावल। वो चावल जिसके दाने आम चावलों के दाने के मुकाबले छोटे और फुरफुरे से। ये छोटे-छोटे परिंदों के लिए बेहतरीन ग़िज़ा थी। तफ़तन उसे अपने अक़ में किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। उसे गर्दन मोड़कर देखा। उसके सामने वही था, स्याह आँखों वाला मर्द। उसकी आँखें सुर्ख थीं। वो सुरमाई ट्रैकिंग सूट में मलबूस था। वो शायद जॉगिंग के लिए जाने वाला था। उसकी तैयारी से यही लगता था। ये सुबह सुबह किसकी हिदमात हो रही हैं? वो कहता हुआ आगे आया और पंजों के बल उसके करीब बैठा। परिंदों की, मेरे घर में हमेशा मैं और हसन ऐसे बर्तनों में पानी और अनाज रखते थे। वो चेहरा प्लेट पे झुकाए कह रही थी। हमेशा हमारा मुकाबला होता था कि किसकी प्लेट से जल्दी खत्म हो जाती है। किसकी? हसन की। उसकी प्लेट हमेशा जल्दी खाली हो जाया करती थी और उसको बाबा से इनाम मिलता था। मेरे और हसन के दरमियान मुकाबला रहता था कि कौन ज़्यादा नेकी करता है। वो बोलते हुए प्लेट हाथ में लिए उठी और दीवार की जानिब बढ़ गई। हर हफ्ते बाबा हमारे साथ बैठते थे और हमारी नेकियां काउंट होती थीं और जो जीत जाता था उसे इनाम मिलता था। उसने प्लेट मंडेर पे रख दी। उमर ने दूसरी प्लेट उठाई और उसके हक में जाकर खड़ा हुआ। आप झूठ बोलती थीं ताकि हसन जीत जाए और उसे इनाम मिले। वो प्लेट को मंडेर पे रखते हुए बोला। एक पल को खाली रुक सी गई। तुम्हें कैसे पता? उससे कंधे उचकाए। मुझे सब पता होता है। वो दोनों एक साथ चलते हुए वापस आए। उमर ने झुककर 2 प्लेटें उठाई, एक हाले के हाथ में दी। हाँ, मैं जानकर हार जाती थी। हसन को जीतते हुए देखना अच्छा लगता था मुझे। बहुत खुश होता था वो। मुझे हसन मेरा भाई कम बेटा ज़्यादा लगता है। और मुझे साला कम अजाब ज़्यादा लगता है। वो तुर्की बा तुर्की बोला तो हाले हंस पड़ी। उन दोनों ने मज़ीद 2 प्लेटें भी मंडेर पर रख दी। धूप और गर्मी के मारे परिंदों के लिए कोई नेमत ही थी। वैसे आप गलत कर रही हैं।
इन परिंदों को कंफर्ट्स का आदी बना देंगी। अल्लाह ने इनको पर दिए हैं, आंखें दी हैं, अपना खाना खुद ढूंढ सकते हैं। उससे एतराज़ किया था। हाले वापस मुड़ गई, पानी के बड़े बड़े प्याले उठाए और दोबारा उसकी तरफ आने लगी। वो उससे अपने करीब आते देखता रहा। तुम्हारे पास पैर हैं तो पैदल सफ़र क्यों नहीं करते? उससे प्याला मंडेर पे रखा। तुम्हारे पास 1,000 ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हें कंफर्ट्स देती हैं और तुम्हारे लिए ज़्यादा हैं, फिर तुम क्यों उन्हें अपने पास रखे हुए हो? वो बाजू सीने पे बांधे उसके सामने खड़ी थी। उमर गौर से उसे सुन रहा था। उसे कई बार हेवन की छत पे मिराज सुल्तान को इसी तरह पानी के प्याले और दाने रखते देखा था, लेकिन सवाल नहीं कर पाया था। हाले कह रही थी, किसी को कोई कंफर्ट देते हुए या उसके लिए कोई सहूलत पैदा करते हुए ये मत सोचो कि वो डिज़र्व करता भी है या नहीं। सवाब और नेकी भी कोई चीज़ होती है। अल्लाह के लिए किए गए कामों के अजर वो खुद देता है। हम क्यों सोच सोच कर खुद को हिलकान करें? पापा कहते थे परिंदों की दुआओं में बहुत असर होता है। मैं तो बस दुआओं के लिए कर रही हूँ। उमर ने दीवार से टेक लगा ली और मुस्कुराया। हाले उसको देखकर मुस्कुराई। प्यारा लग रहा हूँ ना? वो मुस्कुराते हुए पूछ रहा था। जहर लग रहे हो। वो भी उसी की तरह मुस्कुराती रही। आसमान पे उतरते परिंदों के गोल और सुबह की बहती हुई हवा दिलचस्पी से उनको देखती रही। कोई वक्त था जब आपको मेरी आवाज़ पसंद नहीं थी और मेरा चेहरा बुरा लगता था। वो वक्त बुरा था, वरना तुम्हारी आवाज़ से तो आधी रात में भी मेरे कदम जकड़ दिए थे। एक पल को वक्त थम गया। शहर की सारी आवाज़ें थम गईं। उमर को लगा उसका दिल भी थम गया। हाले उसे देखती रही, यकटक पलक झपकाए बगैर। ये सुरमाई सूट इतना क्यों पसंद है तुम्हें? हर सुबह यही पहन लेते हो? उससे पिछली बात का असर ज़ाहिर करना चाहा। इसमें ज़्यादा गोरा लगता हूँ मैं इसलिए। वो मुस्कुराहट दबाकर बोला। पार्क में आने वाली लड़कियों की नज़र मुझ पर ठहरी जाती है। जहर लग रहे हो। वो उसकी बातों के जवाब में बस यही बोली। हेवन चलेंगी मेरे साथ? उसकी अचानक पेशकश पे यकदम हाले सीधी खड़ी हुई, गर्दन में गिल्टी सी ऊपर का मधुम हुई। मेरा पेपर है। साफ जाहिर था वो उसे टाल रही थी। मैं पेपर से पहले घर ले आऊँगा। हाले ने चंद सानी उसको देखा। वो बस संजीदगी से उसे देख रहा था। तुम क्यों हो ऐसे? कैसा? वो अब भी संजीदा था। मेरे अजीज, मेरे लोग सब मुझे कहते हैं कोई हाले को ना नहीं कह सकता, लेकिन एक हाले है जो तुम्हें ना नहीं कह सकती। मुझे तुमसे डर लगने लगा है। तुम मुझे हिप्नोटाइज कर रहे हो। वो छुरछुरी लेकर सादगी से कहती आगे बढ़ गई। उमर वहीं खड़ा रहा, साकित, शल। उसकी आंखों की पुतलियों की हरकत साकित हो गई थी। दिल रुक रुक कर चल रहा था। कानों में कोई आवाज़ सी जो गूंज रही थी। मैं उसके सामने बेबस हो जाता हूँ अम्मा। वो मुझे हिप्नोटाइज कर देती है। इस पल इस सारे शहर में बस दिल के धड़कने की आवाज़ आती थी। 4 साल कब्ल उमर हयात की पढ़ाई को मुकम्मल हुए 2 साल का अरसा गुजर चुका था। वो सीएसएस का इम्तिहान देना चाहता था, लेकिन अपने एमफिल की वजह से ना दे सका। 2 माह पहले उसने अपना एमफिल मुकम्मल कर लिया था और अब वो मुकम्मल तौर पे खुद को सीएसएस के इम्तिहान के लिए तैयार कर रहा था। वो उमर हयात था, टॉपर, जीनियस और एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो इस इम्तिहान को पहली ही दफ़ा पास कर लेना चाहता था। अस्पताल वाले वाक़ये को आज कोई 8-9 माह बीत चुके थे, लेकिन वो याद उसके ज़हन से कभी मख़ू नहीं हो सकी थी। वो आधा दिन हेवन में काम करता और बाकी का आधा दिन मुख्तलिफ़ कोचिंग्स और लाइब्रेरीज़ में जाता रहता था। इस वक्त भी वो एक लाइब्रेरी में बैठा था। लंबी मेज़ पे कितार में कुर्सियाँ लगी थीं। उन कुर्सियों पे बैठे लोग मेज़ पे कोनियाँ रखे किताब पे सर झुकाए मुताले में गर्क नजर आते थे। दफातन उसे अपने आगे वाली कुर्सी पे कोई बैठा हुआ महसूस हुआ। उसने बिला इरादा नज़र उठाकर देखा और फिर नज़र फेर नहीं सका। सामने स्याह आंखों वाली लड़की थी। सुमुर्द रंग के सादा लिबास में मलबूस उसकी रंगत धमक रही थी। उसके बाल स्याह थे, चमकदार, घने। सर्दी की वजह से उसकी नाक सुर्ख हो रही थी, लेकिन इस सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने उसकी तवज्जो घेरी थी वो उसकी आंखें थीं। उमर को लगा ये उसकी अपनी आंखें थीं। उन दोनों के बीच लंबी मेज़ खाइल थी, लेकिन उन दोनों के दरमियान बहुत कुछ खाइल था, लेकिन वो इस मेज़ की तरह नज़र नहीं आता था। वो यक तक पलक झपकाए बगैर उसको देखे क्या। खुद पे नर्सों का इर्तकाज महसूस करते हाले ने आंखें उठाकर उसको देखा। एक पल, बस एक पल के लिए उन दोनों की एक जैसी आंखों ने एक दूसरे को देखा और उमर हयात सांस नहीं ले सका।
वो अपनी किताब उठाए चली गई। शायद वो किताब लेने ही आई थी, लेकिन अपने पीछे बैठे उस लड़के को एक रोक दे गई थी। ये उनकी तीसरी मुलाकात थी और आज उमर हयात की नज़रों में इश्क था। उसके जाते ही बेख्तियार उसे अपना दिल टूटता महसूस हुआ। सांस बंद होने लगी। ये क्या था? ओ खुदाया, ये क्या था? वो अगले कई लम्हात तक बस इस नकली दरवाजे को देखता रहा। उसका दिल शिद्दत से चाह रहा था कि काश आज उस लाइब्रेरी के नकली दरवाजे बंद कर दिए जाएं। काश वो थोड़ी देर यहाँ मज़ीद बैठ सकती। लेकिन वो ऐसा क्यों चाह रहा था? उस लम्हे, उस एक नज़र ने बहुत कुछ बदल दिया था। उमर हयात बदल गया था। वो रोज़ाना लाइब्रेरी आने लगा था। वो उसी मेज़ पे बैठकर उसका गायबाना इंतज़ार करने लगा था। उसने हाल ही की रूटीन देख ली थी। अब वो घंटों उसकी यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा रहता और जब छुट्टी के वक्त वो अपने कज़न के साथ आती तो बस उसकी एक झलक उमर के लिए काफ़ी हो जाती। कभी वो किसी कैफ़े, किसी रेस्टोरेंट में बेवजह बैठा उसे देखता रहता। वो सुबह जॉगिंग करने जाती तो उस धुंध में अटी सुबह में उसे हाले का चेहरा साफ नजर आता था। हर धुंध से पाक, हर तरह से हसीन और सुकून देने वाला। वो किसी टीनेजर लड़की की तरह बन गया था। बगैर कुछ कहे खामोशी से उसको देखते रहने की खातिर वो अपना वक्त, पढ़ाई, हेवन सब भूल गया था। कुछ याद था तो हाले कोई आवाज़ सुनाई देती थी तो उसकी। ऐसे में एक रात जब वह हेवन के गार्डन में मेराज सुल्तान के साथ बैठा था, तब उन्होंने उससे सवाल किया था। तुम आजकल गायब दिमाग रहते हो। कोचिंग जाते हो लेकिन पढ़ते नहीं। खाना पीना सोना जागना तुम्हारी सारी रूटीन बदल गई है। क्या किसी लड़की का चक्कर है? उनकी संजीदगी से पूछने पे एक पल को वो गड़बड़ाया और फिर नजर फेली। ये वो वक्त था जब उमर ने उनकी आंखों में देखकर बात करना छोड़ दिया था। उसे खदशा था कि वो सब जान लेंगे। उन्हीं दिनों उसके इम्तिहान की तारीख आ गई लेकिन उसकी रूटीन न बदल सकी। वो सुबह में उसे देखने यूनिवर्सिटी जाता और फिर शाम में किसी कैफ़े, किसी शूटिंग क्लब, किसी रेस्टोरेंट। वो बस उसे देखते रहना चाहता था, बगैर दिक्कत के, बगैर थके। इम्तिहान हुआ और फिर रिजल्ट आया, लेकिन फिर एक झटका था जो उमर हयात को लगा था। उमर हयात ज़िंदगी में पहली बार फेल हो गया था और बहुत बुरी तरह फेल। वो आज भी मेराज सुल्तान के सामने था, उनके ऑफिस में चक्कर काटता हुआ, बेयकीन, शॉक्ड और थोड़ा सा हर्ट भी। आई कांट बिलीव इट, आई जस्ट कांट। वो उनके सामने बेयकीनी से चक्कर काटते हुए कह रहा था। मैं फेल नहीं हो सकता। मैं सबको सू करूंगा। एक एक को देख लूंगा। मेरे साथ ज्यादती हुई है। मैं कैसे फेल हो गया? मेराज संजीदगी से उसे देख रहे थे। मैं फेल नहीं हो सकता। मैं कभी कभी सारी जिंदगी फेल नहीं हुआ। मैंने हमेशा टॉप किया है। मैंने एमफिल में टॉप किया है। मैं इस मुल्क के ज़हीन तरीन लोगों में से हूँ। फेल कैसे हो सकता हूँ? कैन यू बिलीव इट? चक्कर काटते हुए वो एक लम्हे को रुक गया था। कौन है वो लड़की? मिराज सुल्तान के सवाल पे वो शशर रह गया। अल्फाज मुंह में रह गए। उसके चेहरे पे जैसे किसी ने बेलचा दे मारा हो। वो शल रह गया। मिराज अपनी जगह से उठकर आए, उसके सामने आकर खड़े हुए। तुम आज तक फेल नहीं हुए क्योंकि तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी कोई नहीं रहा। अब कोई है जो तुम्हारे लिए तुमसे ज़्यादा ज़रूरी है। एंड प्लीज़ डोंट यू डेयर टू कॉल इट लव। इट्स एन ऑब्सेशन। यू आर ऑब्सेस्ड और इनसिक्योर। कोई है जिसके खो जाने का तुम्हें डर है, जो तुम्हारा जुनून बन गई है। क्या कोई है? उनकी नज़रें स्कैन कर रही थीं। उमर ने शिकस्तगी से सर झुका दिया। काफ़ी देर तक उसके हलक से कोई आवाज़ सा निकली। काफ़ी देर बाद वो बोला। उसके हलक से फंसी हुई आवाज़ निकली। मुझे नहीं पता ये मोहब्बत है या क्या, लेकिन अगर मैं उसे नहीं देखूंगा तो सांस नहीं ले सकूंगा। वो कहना यही चाहता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कहकर बात खत्म कर दी। मेराज सुल्तान ने ज़्यादा कुरीदा नहीं। उनने उसका कंधा थपका। कोई बात नहीं, चलो डिनर सोक करते हैं। वो बड़े आराम से उसे पेशकश कर रहे थे। उमर ने नासमझी से उन्हें देखा। इट्स माई डॉटर थिंग। चलो बताता हूँ। वो उसे अपने साथ लेकर आगे बढ़ गए। अगले 1 घंटे में वो एक रेस्टोरेंट में बैठे थे। उनके सामने खाना रखा था, जिसे अभी तक उन दोनों ने छुआ भी नहीं था। मेराज सुल्तान ने चंद पल उसे देखा, फिर कहना शुरू किया। देखो उमर, हारना बुरा नहीं होता। हारने के बाद की मायूसी बुरी होती है। गिरना बुरा नहीं होता। गिर के खुद को उठाने के काबिल ना समझना बुरा होता है। वो उसे समझा रहे थे। उमर बस प्लेट को घूर रहा था।
हर मंजर बेकार था, हर बात बेतासीर। वो उसे 2 दिनों से देख नहीं सका था। कोई उससे पूछता, उसे क्या चाहिए? तुम फेल हुए कोई बात नहीं। जिंदगी एक इम्तिहान के गिर्द नहीं घूमती। करने को अब भी बहुत कुछ है। दोबारा तैयारी करो और इम्तिहान दो। तुम्हारी क्रेडिबिलिटी होगी, तुम्हारा मुकाम होगा, तो उस लड़की का बाप मान ही जाएगा। उमर ने थकान से सर उठाया। मतलब वो उस लड़की का जिक्र नहीं भूल सकते। आह! क्या करे वो उनका? क्या वो लड़की मुझसे शादी कर लेगी? उसे थकी-थकी आँखों से मेराज को देखा। कोई उम्र को ना कर सकता है क्या? मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ जज साहब। उसे दिक्कत के साथ कहना चाहा। वो बहुत अहम है, बहुत ज़्यादा। मुझे उससे मोहब्बत है, अकीदत है। मैं उसके साथ जीना चाहता हूँ। वो हल्की आवाज़ में बोला, बेहद हल्की, शिकस्ता आवाज़। कौन है वो? दूर कहीं शायद मेराज जानते थे वो कौन है। उन्होंने उमर को कई बार ऐसी जगहों पे देखा था जहाँ हाले जाती थी, और उमर का वहाँ होना हैरान कुन था। वो बेटी के बाप थे, उमर की हौसला अफजाई कर सकते थे, रिश्ता नहीं डाल सकते थे। उमर ने कुछ कहने को लब खोले, लेकिन उसी वक्त मेराज सुल्तान का फ़ोन बजा। कॉल अहम थी। वो हेलो हेलो करते उठ गए। यही वक्त था जब उमर के ऐन अक में किसी मेज़ पे 2 लोग आकर बैठे। स्याह आंखों वाली लड़की और सुरमाई आंखों वाला लड़का। वो लड़की से कुछ कह रही थी। उमर ने उसकी आवाज़ सुनकर आंखें मूंद ली। सुकून सा सुकून था जो इतराफ में फैल गया। उसने फैसला कर लिया था, अब वो इस लड़की के बगैर नहीं रह सकता। वो ज़रूरी थी, सांस लेने जितनी ज़रूरी। वो मेराज को सब सच बता देगा और फिर मेहनत करके अपना करियर बना लेगा। उसके नाम से वहाज का नाम हटे या नहीं, लेकिन वो खुद को इस काबिल कर लेगा कि सुल्तान खानदान उसे इस नाम के साथ कबूल करने पे मजबूर हो जाए। हाँ, वो यही करेगा। तुम मेहर की वजह से मुझसे क्यों लड़ रही हो? उन दोनों की बातों की आवाज़ यहाँ तक आती थी। मैं मेहर आपी की वजह से गुस्सा नहीं हूँ, मैं दादा पे गुस्सा हूँ, और उनसे भी ज़्यादा उस घटिया हबीस इंसान वहाज खान पे गुस्सा हूँ। कोई थप्पड़ था जो उमर हयात के दिल और चेहरे दोनों पे लगा था। वो अपनी जगह साकिन रह गया। दादा आप ही से नफरत करते हैं क्योंकि उनके बाप ने फुप्पो के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। मुझे जितनी नफरत उस फहाद से है, उतनी आज तक किसी से नहीं हो सकी। वो मेरे सामने आए तो मैं उसे अपने हाथों से मार दूं। उमर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में पकड़कर दबाया हो, इतने जोर से कि खून रिसने लगा। ख्वाब टूट कर किरची किरची हुए। दिल बहुत बुरी तरह टूटा था। हाले कही जा रही थी, फूफो ने उनको मोहब्बत दी, औलाद दी, पैसा दिया, लेकिन वो घटिया इंसान घटिया ही रहा। सही कहती थी फूफो, सांपों के बिल से सांप ही निकलते हैं। मेरा बस चले तो उसके सारे खानदान को मार दूं, जान ले लूं सबकी। घटिया लालची इंसान। वो हाले को देख नहीं सकता था, लेकिन उसे हकारत महसूस हुई। उसे लगा उसके मुंह पे थूका क्या हो। उलटे की माने सफ़ेद चेहरा लिए उठा। उससे दाएं बाएं कहीं नहीं देखा। उसे अपना सांस रुकता महसूस हो रहा था। दिल बंद हो रहा था। ऐसी अजियत पहले कब हुई थी? वो चाहे समसम से धुल कर आ जाता, लेकिन वो वहाज खान का बेटा रहता, और वहाज खान के बेटे के लिए सुल्तान के दिल में नफरत ही थी। उसका दिल पूरी तरह टूटा था, और उसे लगा था अब वो उसे जोड़ नहीं सकेगा। वो सफ़ेद पड़ता चेहरा और टूटा दिल लिए वहाँ से निकल गया था। ये उस रेस्टोरेंट वाले वाक़ये के चंद दिन बाद का जिक्र है। वो हेवन में अपने कमरे में बैठा था। इन चंद दिनों में ना वो कोचिंग गया था, ना कुछ पढ़ा था, और ना हेवन का कोई काम देखा था। सबको लगता था वो फेल हो जाने की वजह से सदमे में था। कोई नहीं जानता था वो दिल टूटने के सदमे में था। उस रोज़ उस रेस्टोरेंट वाले वाक़ये के बाद वो दोबारा ना लाइब्रेरी गया था, ना यूनिवर्सिटी, और ना ही उसे फॉलो किया था। उसे खुद पर बंद बिठा रखे थे। अपने बेड पर लेटा वो बस मुर्दा सा था। काफ़ी देर उसी तरह लेटे रहने के बाद वो उठा था। अब मज़ीद सब्र वो नहीं कर सकता था। उसे तलब हो रही थी। वो फ़ौरन हाले को देखना चाहता था। कुछ देर बाद ही हाकी पेन के ऊपर स्याह बटनों वाली शर्ट पहने, पड़ी हुई शेव और बिखरे बालों के साथ वो यूनिवर्सिटी के बाहर गाड़ी में बैठा था। उसे यहाँ बैठे हुए 1 घंटा हो गया था। उसी लम्हे उसका फ़ोन बजा। बगैर देखे उससे कॉल अटेंड कर ली। तुम फेल हो गए? दूसरी तरफ उसकी माँ ने छूटते ही सवाल किया था। उमर ने जवाब नहीं दिया। शायद मुकाबिल को जवाब की ज़रूरत भी नहीं थी। काफ़ी देर दूसरी जानिब भी खामोशी रही, और फिर एक मुस्तहकम आवाज़ सुनाई दी। तुमने मोहब्बत को ऑब्सेशन बना लिया है उमर, इससे निकल आओ। नफीसा की नर्म आवाज़ पे उसे सर सीट की पुश से लटका दिया। आंखें चलने लगी थीं।
मैं जब तक उसे नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं मिलता। मुझे हर वक्त उसे खोने का खौफ रहता है। मुझे लगता है किसी दिन मैं उसे फॉलो नहीं करूँगा और फिर अगले दिन वो मुझे नज़र नहीं आएगी। वो बेहद हल्की आवाज़ में शिकस्तगी से कह रहा था। मैं थक रहा हूँ। उसकी मोहब्बत मुझे थका रही है। मेरा करियर तबाह हो रहा है और मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कर पा रहा। सब कुछ रेत की तरह हाथों से फिसल रहा है अम्मा। मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? वो बेबसी से बोला। हल्क दुख रहा था, आंखें चल रही थीं। तुम थक रहे हो क्योंकि तुम वो बन रहे हो जो तुम नहीं हो। तुम कोई स्टॉकर या फिर मोहब्बत में लालची इंसान नहीं हो। वो बोली तो उमर ने दम साध लिया। तुम उसे फॉलो इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम्हें लगता है तुम उसे खो दोगे या फिर तुम उसे देखना चाहते हो। तुम उसे फॉलो करते हो क्योंकि दूर कहीं तुम्हें खौफ है कि किसी दिन वो जान लेगी कि तुम वहाँ जान के बैठे हो और फिर वो तुमसे नफरत करेगी। तुम उस नफरत से पहले की मोहब्बत देख लेना चाहते हो। क्या तुमने कभी खोलते हुए सच से जला चेहरा देखा है? उमर हयात का चेहरा आज वैसा था। तुम फेल इसलिए नहीं हुए कि किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की, किसी ने जुल्म किया या फिर उस लड़की की याद ने तुम्हें पढ़ने नहीं दिया। तुम फेल हुए क्योंकि तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी कल्म खौफसदा थी। फेल होने का खौफ इंसान को फेल करवाता है। वो सीट की पुश से टेक लगाए पड़ा रहा। सच का मुक्का ऐसी जोर से लगा था कि उसके जिस्म में उठने की सकत ही नहीं रही थी। तुमने पढ़ाई, सीएसएस सबको उस लड़की से जोड़ लिया था। तुम पढ़ना चाहते थे, मुकाम बनाना चाहते थे ताकि वो लड़की तुम्हें छोड़ ना दे। लेकिन दूर कहीं तुम डर रहे थे कि तुम फेल हो गए तो, अगर तुम माशरे में अपना मुकाम, अपनी क्रेडिबिलिटी ना बना सके तो। मैं फिर कह रही हूँ, तुम्हारे फेल होने के खौफ ने तुम्हें फेल करवाया है। मैं उसे खोना नहीं चाहता अम्मा। शी इज़ द वुमेन आई लव विद ऑल माई हार्ट। वो आहिस्तगी, बेहद आहिस्तगी से बोला। मैं वाकई ये सब नहीं चाहता। ये किसी टीनेजर की तरह उसका ताकुब करना, उसे फॉलो करना, उसके खौफ, उसकी मोहब्बत से पढ़ना, मैं ऐसा नहीं हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ? इस खौफ को खुद से निकाल सकूँ। वहाँ चांद जैसा भी है मेरा बाप है। मैं उसका नाम अपने साथ लगा कर रखना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे इस नाम की वजह से छोड़ देगी तो मेरा दिल बहुत दुखेगा भी। मैं क्या करूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो यूनिवर्सिटी के गेट पे नजर जमाए कह रहा था। आज़ाद, मोहब्बत को आज़ाद करो। हर खौफ, हर लालच से आज़ाद। मोहब्बत ग्रो करती है, हील करती है, सुकून देती है। बंधी हुई खौफज़दा लालची मोहब्बत बेतौकीर करती है, बेसुकून करती है, दिल के ज़ख्म उधेड़ती रहती है। यही मोहब्बत होती है जो लोगों कचरे के ढेरों पे बैठकर नशा करवाती है, जो आपको सुकून से सोने नहीं देती, जो आपका मुस्तकबिल, हाल, माजी सब खराब कर देती है। क्या तुम्हें ऐसी मोहब्बत चाहिए? क्या तुम्हारा असल यही है? वो खामोश हो गई। उमर भी खामोश था। काफ़ी देर तक वो उसके बोलने का इंतज़ार करती रही, लेकिन वो ना बोला। और जब उमर खामोश हो जाया करे तो समझ जाओ वो कायल हो गया। सही लोगों की नाक ऊंची होती है। वो कभी भी आपके सामने जाहिर नहीं करते कि आपकी बात मान चुके हैं, आपकी जहानत, आपका पॉइंट तस्लीम कर चुके हैं। वो बस अपने अमल, अपनी खामोशी से सब समझा देते हैं। उसी पल वो बाहर निकली, हारून के साथ हंसी खिलखिलाती हुई। उसे दिखता रहा। एक सुकून था जो रगों पे में उतरता रहा था। वो दोनों गाड़ी तक जा रहे थे। वो बार बार रुक जाती, हारून की किसी बात पे गर्दन पीछे फेंके खिलखिलाती जाती, और फिर वो चली गई। लेकिन ये फजर वाला लम्हा था। उसके जाते ही वो जैसे ही ख्वाब से जागा था। ये मैं क्या कर रहा हूँ? वो बेआवाज़ बड़बड़ाया। सारा दिन किसी गली के आशिक की तरह उसे फॉलो करना, मोहब्बत को नशे की तरह समझ लेना, एक जुनून की तरह उसका ताकुब करना, हर वक्त उसे खोने, उससे दूर जाने के खौफ में मुब्तला रहना। ये कैसी मोहब्बत थी? क्यों उसका दीदार सैराब नहीं लग रहा था? क्यों वो मोहब्बत में लालची हो रहा था? मोहब्बत में पढ़कर करियर तबाह करना, ये रोमांटिसिज्म नहीं था, ये मोहब्बत नहीं थी। उसने गाड़ी वापस मोड़ दी। अब के उसका चेहरा कुछ और था। हर दफ़ा हाले को देख लेने पे भी वो उसे खोने का खौफ दिल से निकाल नहीं सका था। लेकिन आज वो पुरसुकून था। ये मोहब्बत नहीं थी जो वो कर रहा था, ये जुनून था। और जुनून को ख़त्म हो जाना चाहिए, वरना वो आपको ख़त्म कर देगा। उसका करियर, उसका मुकाम,
उसकी क्रेडिबिलिटी अहम थी, हर मोहब्बत से ज़्यादा अहम, हर हाल सुल्तान से ज़्यादा अहम। मोहब्बत को कोई हक नहीं कि वो करियर खा जाए, नशों पे लगा दे या फिर एक जुनूनी स्टॉकर बना दे। अज़ल से अब तक मोहब्बत को बस हील करने, तहफ़्फ़ुज़ देने और सुकून देने का हक है। और अगर वो अपना काम नहीं कर पा रही तो बेहतर है रास्ता बदल लिया जाए। आज उससे रास्ता बदल लिया था। उमर हयात एक स्टॉकर नहीं था, कोई जुनूनी नहीं था। वो यहाँ क्रेडिबिलिटी मुकाम बनाने आया था, खुद को ज़हनी मरीज़ बनाने नहीं। वापस जाते हुए वो मुस्कुरा रहा था। वो बिल आखिर आज़ाद था। अगले दिन वो कोचिंग जाने लगा था। हेवन के मामलात संभल गए थे। मिराज सुल्तान ने उससे दोबारा उस लड़की के मुतालिक बात करने की कोशिश नहीं की थी। शायद पुराना उमर वापस आ चुका था और इस उम्र से बात करना मानो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। सब कुछ मामूल पे आने लगा था, लेकिन शायद दूर कहीं कुछ था जो अधूरा था, टूटा हुआ था। उसी तरह एक शाम वो लाइब्रेरी से निकल रहा था, हाथ में एक किताब लिए। वो जो ही मुड़ा, एक पल को ठहर गया। वो स्याह जोड़े में मलबूस मेज़ के ऊपर रखी किताब पे वो सर झुकाए हुए थी। सुरमाई आंखों वाला लड़का भी उसके साथ बैठा था। वो दोनों आहिस्ता आहिस्ता सरगोशी में बातें कर रहे थे। उमर उसे देखता रहा। वो खुद को उसे देखने से रोक नहीं पाया। ये लड़का, ये ना जाने क्यों बुरा लग रहा था, बहुत बुरा। उसका दिल चाह रहा था उसे उठाकर लाइब्रेरी की खिड़की से दूर फेंक दे। वो किताबों के रैक्स के पार खड़ा हो गया, इस तरह कि हाले उसे देख न सके। और फिर अगले 1 घंटे तक वो वहीं खड़ा रहा, जब तक वो दोनों वहाँ से चले नहीं गए। उमर वहीं खड़ा रहा। वो चली गई और तब वो भी हेवन चला आया, लेकिन आज ये कोई और उमर था। वो अपने कमरे में आया। मिराज सुल्तान, जो किसी काम के सिलसिले में उसे बुलाने आए थे, उसे अपने बैग में कपड़े ठूंसते देखकर थक से रह गए। उमर बस गायब दिमागी से बैग में अपना सामान ठोस रहा था। चंद लम्हे वो चौखट पे खड़े बेयकीन और शौक से उसे देखते रहे और फिर आगे बढ़े, झपट के उसके हाथ से बैग लिया। कहाँ जा रहे हो तुम? वो सख्ती से पूछ रहे थे। शहर छोड़ रहा हूँ, कहीं दूर जा रहा हूँ। वो हठधर्मी से उनकी आंखों में देखकर बोला। मैं यहाँ डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ। लोग बदलेंगे, शहर बदलेगा। वो रुका, एक पल को जैसे दिल को किसी ने जकड़ लिया हो। और फिर मैं उसे भूल जाऊँगा। उससे बिलाखिर कह दिया। मैं उसे दिल से निकाल दूँगा, लेकिन इसके लिए यहाँ से जाना ज़रूरी है। वो मुड़ गया, अलमारी से अब अपने बाकी सामान निकालने लगा। तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम मेरे वारिस हो। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? उनकी आवाज़ मारे बेबसी की कांपी थी। उमर का दिल बसीजा था, आंखें गुलाबी हुईं, लेकिन वो मुड़ा नहीं। वो जब जाने का फैसला कर लेता था तो मुड़ता नहीं था। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं वापस आ जाऊँगा। उसे यकीन दहानी करवाई। मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा और एक मुकाम, एक क्रेडिबिलिटी के साथ आऊँगा। फ़िलहाल मुझे जाने दें प्लीज़। मुझे मत रोकें, वरना मैं रुक जाऊँगा, और अगर मैं रुक गया तो मैं ना जाने क्या कर दूँगा। वो मुड़े बगैर बोला। सारे हवाले, सारी बातें, सारी दलीलें सब खत्म हो गईं। वो जा रहा था और वो उसे रोक भी नहीं सकते थे। ये कैसी बेबसी थी। वो वापस मुड़ गए, कमरे का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गए। उमर बेबसी से उन्हें जाते हुए देखता रहा। वो एक दोस्त की दोस्त कोयटा चला आया। बलूचिस्तान का दारुल हुकूमत, पुरसुकून ठंडा शहर। कोयटा मुख्तलिफ था, कराची से बेहद मुख्तलिफ। यहाँ की ज़िंदगी वैसी नहीं थी। वो रोशनी, शोर, गहमा गहमी वाले शहर से अचानक इस मासूम और पुरसुकून शहर में आ गया था। यहाँ रातें कराची जैसी रोशन और दिन शोर करते नहीं थे। यहाँ आने के बाद उसे स्ट्रगल के मानी पता चले थे। वो अपने एक दोस्त के साथ फ्लैट शेयर कर रहा था। किराया और बाकी के अखराजात ने उसे पहले ही महीने में दिन के तारे दिखा दिए थे। हेवन में उसका खाना और रिहाइश मुफ्त थी। कोचिंग और बाकी के अखराजात के लिए उसके पास जॉब थी, लेकिन यहाँ ना जॉब थी, ना पैसे, और सबसे बढ़कर यहाँ मेराज सुल्तान नहीं थे। वो दो दो नौकरियाँ करने लगा, कोचिंग्स और लाइब्रेरी जाने लगा। लेकिन एक अहम बात जो उसे यहाँ आकर पता लगी थी, बलूचिस्तान और सिंध के तलीमी इदारों में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उसे जो चीज़ें यहाँ अब पढ़ाई जा रही थीं, वो उन्हें कई साल पहले पढ़ चुका था। शायद यहाँ की तालीम बहुत पीछे थी, कहीं ज़्यादा पीछे।